नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आइए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 6 का गणित का पाठ नंबर 9 आंकड़ों का प्रबंधन। तो आपकी वर्कबुक पर ये पाठ नंबर है जो इसमें हम सबसे पहले यहाँ पर करेंगे प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में हमें दिया हुआ है निम्न सारणी में बच्चों की सूची तथा उनको कौन सा फल पसंद है दिया गया है। जैसे यहाँ पर पहले बच्चे का नाम लिखा है, फिर फल का नाम। हजारी सेब पसंद करता है, कौशल्या सेब, वीरेंद्र केला, सरोज अमरूद, प्रधान संतरा। तो इस तरह अलग अलग जो हैं बच्चों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर हमें प्रश्न 1 पूछा गया है कितने विद्यार्थियों को केला पसंद है। तो अगर आप इस सारणी में गिने, जो आपको मैंने अभी सारणी दिखाई है ये वाली, तो इसमें अगर हम केले वाले बच्चों को गिने तो वीरेंद्र, यहाँ पर आप टिक लगा लेते हैं हम, ये वीरेंद्र है, बाला है, अरविंद है, रमेश्वर है और ऊपर परमवीर और ये जो सीमा है। तो इस तरह ये 6 बच्चे बनते हैं जो कि केले को पसंद करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमें प्रश्न पूछा है कितने जो हैं विद्यार्थी संतरा पसंद करते हैं। तो पहले में हम यहाँ पर लिख देंगे केला पसंद करने वालों की संख्या 6। तो नेक्स्ट हमें पूछा गया है कितने विद्यार्थियों को संतरा पसंद है। तो आइए अब हम संतरे वाले विद्यार्थियों की संख्या को गिन लेते हैं कितने यहाँ पर संतरे वाले विद्यार्थी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है प्रधान ये संतरा पसंद करता है, एक अरुण, एक वीर सिंह और इसके बाद मोहित। तो यह 4 बच्चे हैं जो संतरा पसंद करते हैं। इसके बाद जो है सेब वाले बच्चे हैं जो उनकी ऊपर हमें दिया हुआ है, सबसे यहाँ पर लिखा है हाजरी और कौशल्या और नीचे कमला। तो 3 बच्चे सेब पसंद करते हैं और संतरे वाले हमने गिन लिए हैं 1, 2, 3 और 4 संतरे वाले। तो हम जो बच्चों की अलग अलग संख्या है, केला पसंद करने वाले 6, संतरा पसंद करने वाले 4 और सेब वाले 3 अलग अलग यहाँ लिख देंगे। अब चौथे प्रश्न में पूछा सेब और केला पसंद करने वाले कुल कितने बच्चे हैं। तो सेब और केला पसंद करने वाले 6 केला और 3 सेब दोनों को जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। संतरा पसंद करने वाले बच्चों की संख्या केला पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से कितनी कम है। अगर हम देखें तो केला पसंद करने वाले 6 बच्चे हैं और जो संतरा पसंद करने वाले हैं वो 4 हैं। तो संतरे वाले 4 हैं जो 6 से 2 कम है, हम माइनस कर देंगे 6 माइनस 4, तो यह 2 कम है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है सारणी एक टेबल को पूरा कीजिए। यहाँ लिखा है भोजन, रुचि, मिलान चिन्ह, विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ पर हमें विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है अलग अलग। जैसे केवल रोटी वाले जो हैं 7 बच्चे हैं तो यहाँ मिलान चिन्ह लगा के लिखा हुआ है। फिर चावल वाले हैं जो 12 बच्चे हैं, उनका मिलान चिन्ह मिला के लिखा है। तो मिलान चिन्ह दाल और चावल दोनों, तो दोनों दाल और चावल के लिए कितने हैं 6। तो आपने प्यारे बच्चों मिलान बच्चे कैसे लगाते हैं, पहले हम 1 लिखते हैं, फिर 2, फिर 3, फिर 4 के लिए 4 लाइनें, फिर 1 लाइन ऐसे लगा देते हैं उल्टी। तो ये 5 हो गया। अब हमने 6 लिखना है तो इसके साथ 1 लाइन और लगा देंगे तो यह 6 हो जाएगा। इस तरह यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट में रोटी और चावल दोनों, तो दोनों के लिए 8 बच्चे हैं। तो हम 8 कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने पहले यहाँ 5 और 6 लिखा था, अब 7 और 8, यानी 5 के बाद हम 3 डंडे और लगा देंगे। इस तरह से ये हमारे 8 आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हमें शिल्पा ने एक पासा डाइस लिया, उसने पासा 20 बार उछाला और प्रत्येक बार प्राप्त अंक को निम्न प्रकार लिखा। यानी जो शिल्पा है उसने एक पासा लिया, 20 बार उछाला, तो जो पहली बार उसके 5 आया, फिर 6 आया, फिर 6 आया, फिर 3 आया, तो इस तरह फिर से 5, फिर 3, 4, तो 20 बार ये सारे अंक उसके जो है पासे पर बारी बारी से आते रहे हैं। तो अब हमने क्या लिखना है यहाँ पर,
तो हम सबसे पहले यहाँ पर इसकी एक सारणी बना लेते हैं। 1 है जो कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार, 4 कितनी बार, 5 कितनी बार और 6 कितनी बार। तो ये हमारे पास नंबर हैं जो 6 तक होते हैं पासे पर। तो 1 को अगर हम गिने तो यहाँ पर एक बार आया है, आपने यहाँ लिख देना है। फिर 2 को अगर आप गिनेंगे तो 2 1 2 और 3 और 4 बार आया है। इस तरह ही 3 जो है वो भी 4 बार है, जो 4 है वो 2 बार है, 5 5 बार है और 6 4 बार है। तो इनका जो सम है टोटल है वो 20 होना चाहिए। तो अब हमसे जो पूछा गया है सबसे कम बार आने वाला अंक, तो आप देख ही रहे सबसे कम बार 1 आया है, 1 बार आया है यहाँ पर। सबसे अधिक बार आने वाला अंक तो 5 है जो 5 बार आया है, ये जो 5 है यहाँ पर 5 बार आया है। अंक 3 कितनी बार आया है, तो अब जो अगर हम अंक 3 को देखें तो यहाँ पर जो हमने सारणी बनाई थी यहाँ लिखा है 4 बार, तो अंक 3 4 बार आया है। समान बार आने वाले अंक, जो समान बार आए हैं अंक, अगर इस सारणी को हम देखें तो यहाँ पर जो है 2 3 और 6, 2 3 और 6 जो 4 4 बार आए हैं, ये समान अंक हैं, जो समान बार आने वाले अंक हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सम है इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है एक सप्ताह के विभिन्न दिनों में बल्लभ की बिक्री नीचे दर्शाई गई है। एक बल्लभ जो है हमने एक 0 के साइन के बराबर यानी O के बराबर लिखना है। तो सोमवार को अगर हम इनको गिनेंगे तो ये 6 बल्लभ हैं, मैंने यहाँ 6 लिख दिया है। मंगलवार को ये 4 हैं तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया है। बृहस्पतिवार को 2 हैं तो 2 लिख दिया। इस तरह बुधवार को 2 हैं और बृहस्पतिवार को 5 है तो मैंने 5 लिख दिया। शुक्रवार को 4 हैं, शनिवार को ये 7 हैं और रविवार को यह 3 है। तो हमसे यहाँ पर जो प्रश्न नीचे पूछे गए हैं उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है सोमवार को कितने बल्लभ बेचे गए। तो सोमवार को आपके सामने है स्क्रीन पर, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है सोमवार को ये जो है 6 बल्लभ बेचे गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किस दिन बेचे गए बल्लभ की संख्या अधिकतम थी। सबसे ज़्यादा जो बल्लभ हमने किस दिन बेचे सप्ताह में, शनिवार को सबसे ज़्यादा 7 बल्लभ हमने बेचे। किस दिन, तीसरा है किस दिन बेचे गए बल्लभों की संख्या न्यूनतम थी। सबसे कम बल्लभ हैं जो बुधवार को सिर्फ 2 बल्लभ बिके हैं। उसके बाद है पूरे सप्ताह में बेचे गए बल्लभों की कुल संख्या। तो जो पूरे सप्ताह में बेचे गए बल्लभों की कुल संख्या है इसके लिए इन सभी को हम जोड़ लेंगे। 6 4 10 2 12 5 17 और 4 21 और 10 31, इनका जोड़ है जो 31 बनता है। तो इस तरह हम इनको लिख देंगे यहाँ पर 31। और अगला क्वेश्चन है किस किस दिन बेचे गए बल्लभों की संख्या समान है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है किस दिन बेचे गए बल्लभों की संख्या समान है। तो समान संख्या है जो एक तो मंगलवार को 4 हैं और एक शुक्रवार को 4 हैं। तो आपने मंगल और शुक्रवार यहाँ लिख देना है। आइए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है 5 नंबर में अप्रैल मास में एक सप्ताह में 25 विद्यार्थियों वाली एक विशिष्ट कक्षा में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या निम्न चित्रालेख द्वारा विस्तृत रूप से दर्शाई गई है। तो जो 25 विद्यार्थी हैं, जो सप्ताह में जितने जितने बच्चे एब्सेंट थे उनकी जो अनुपस्थिति है वो दर्शाई गई है। एक विद्यार्थी के लिए आपने ये एक साइन लगाना है गोला सा। तो यहाँ पर दिखाया गया है हमें पहले सबसे जो दिन है सोमवार, इसमें 4 चित्रलेख दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर हम संख्या 4 लिख देंगे। अगले में 2 दर्शाए हैं तो 2। बुधवार को 3 बच्चे एब्सेंट थे तो 3। बृहस्पतिवार को 1 बच्चा एब्सेंट यानी अनुपस्थित था तो 1 लिख देना है। शुक्रवार को यहाँ पर डैश लगा हुआ है तो इसका मतलब कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं था तो 0। शनिवार को 4 है तो यहाँ पर आपने 4 लिख देना है। तो यहाँ पर जो आगे लिखा हुआ है उपयुक्त सारणी को देखकर निम्न देखकर बताएं। तो हमने यहाँ लिखा हुआ है किस दिन सबसे अधिक बच्चे अनुपस्थित थे, यानी सबसे ज़्यादा बच्चे किस दिन स्कूल में नहीं आए थे। तो वो 2 दिन हैं सोमवार और
शनिवार यहाँ 4 बच्चे नहीं आए थे। तो अगला जो है किस दिन, यहाँ पर आपने सोमवार और शनिवार लिख देना। किस दिन सबसे अधिक विद्यार्थी उपस्थित रहे, तो शुक्रवार को जो है सभी बच्चे उपस्थित रहे। अनुपस्थित की संख्या 0 है, तो सभी रहे तो शुक्रवार लिख देंगे। अगला है शनिवार को कितने विद्यार्थी अनुपस्थित थे, तो आपने देखा शनिवार को यहाँ पर 4 बच्चे अनुपस्थित थे, आपने 4 लिख देना है। सोमवार को कितने विद्यार्थी उपस्थित थे, तो सोमवार को अगर हम देखें तो जो 4 बच्चे एब्सेंट थे, कुल बच्चे हमारे पास 25 हैं, तो आपने 25 में से 4 को माइनस कर देना है, तो 21 बच्चे यहाँ पर लिख देना है उपस्थित रहे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ है 7 गाँव में पशुओं की कुल संख्या इस प्रकार है। जो 7 गांव हैं अलग अलग, उनकी जो पशुओं की संख्या है हमें दी गई है। गांव ए में 70 पशु हैं, बी में 130, सी में 60, डी में 40, ई में 50, एफ में 150 और जी में 100, और इनको अगर जोड़ेंगे तो यह कुल 600 पशु बनते हैं। तो अब हमें यहाँ आगे लिखा हुआ है, अगले पेज पर जो है हमें यहाँ लिखा हुआ है, इस चित्रालेख का दाईं ओर बनाएं, चित्रालेख दाईं ओर बनाएं जिसमें एक डॉट बराबर 10 पशुओं को निरूपित करता है और निम्न प्रश्नों के उत्तर दे। यानी हमने यहाँ पर ये डॉट बनाने हैं, जो पीछे वाला पेज था उस पर जो है एक डॉट के बराबर 10 विद्यार्थी हैं। तो जैसे अगर 20 विद्यार्थी हुए तो हमने 2 डॉट लगाने हैं, तो ये 20 के लिए 2 हो जाएंगे। इस तरह अगर 30 हो तो 30 के लिए ऐसे आपने काले 3 डॉट, इस तरह आपने डॉट लगाने हैं। तो आइए अब हम इसके जो डॉट हैं वो लगाते हैं। तो ये देखिए मैंने अलग अलग प्रश्न, जैसे 70 हैं तो 70 को हमने क्या करना है, 10 से डिवाइड कर देना है, तो 0 के साथ 0 कट गई, इसका मतलब 7 डॉट आपने लगा देने हैं। इसी तरह 130 है तो 130 को अगर हम 10 के साथ डिवाइड करेंगे, काटेंगे, तो ये 13 डॉट आ जाएंगे। यानी इस तरह आपने इस बी में 13 डॉट लगाने हैं। इसी तरह यहाँ पर सी में 60 हैं तो 60 के लिए आपने 60/10 करेंगे तो 6 डॉट आ जाएंगे, 6 डॉट लगाने हैं। फिर इसी तरह 40 के लिए 40/40 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 डॉट लगाने हैं। 50 के लिए इसी तरह 5 आएंगे। 150 को आप करोगे 150/10 करोगे यानी डिवाइड करोगे तो 15 आ जाएंगे, तो ये 15 डॉट आपने लगा देने हैं। 100 के लिए 100/10 करोगे तो 10 आ जाएगा, डिवाइड करके 10 डॉट आपने लगा देने हैं। इस तरह आपने इनके लिए अलग अलग डॉट लगाने हैं। तो आइए अब अगला जो क्वेश्चन है हम इसको करते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा गया है गांव बी के पशुओं को निरूपित करने के लिए कितने डॉट लगाओगे। तो आपने देखा पीछे, जो आप इस वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लेना, तो गांव बी के लिए हमने 13 डॉट लगाए थे। इस तरह अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया किस गांव में पशुओं की संख्या सबसे कम है। तो आप इसको जब देखोगे बैक करके अपनी कॉपी पर, तो इसमें जो सबसे कम है जो पशु डी गांव में आएंगे। डी गांव में 40 पशु हैं। इसके बाद आगे है गांव सी और डी के पशुओं की संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो गांव सी और डी के जो पशुओं का अंतर है मैं आपको बता देता हूं। तो गांव सी में आप देखेंगे तो 60 पशु हैं और गांव डी में 40 हैं, तो दोनों को आपने घटा देना है, तो 20 पशु दोनों का अंतर आ जाएगा। इस तरह अगला जो क्वेश्चन है एफ में यहाँ लिखा हुआ है गांव एफ के 4 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी, गांव एफ के पशुओं की संख्या बी के पशुओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो जो गांव एफ है अभी हमने जो पीछे देखा इसमें 150 पशु हैं, और गांव जो है हमारा बी इसमें जो है 130 पशु हैं। तो हमने दोनों को माइनस कर देना है, तो 20 पशुओं की संख्या अधिक आ जाएगी। गांव एफ के पशुओं की संख्या बी के पशुओं से जितनी अधिक है वह 20 है। सभी गांवों के पशुओं की कुल संख्या, तो आपने जो ए के 70, बी के 130, सी के 60, डी के 40, ई के 50, एफ के 150 और जी के 100, तो सभी को आप जोड़ लोगे तो यह 600 आ जाएगा। गांव की कुल संख्या, पशुओं की कुल संख्या 600 आ जाएगी।
आइए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है हमें 7 नंबर क्वेश्चन है, क्रमागत दिनों में किसी दुकानदार द्वारा बेचे गए बल्बों की संख्या नीचे दी गई है। तो दिन है सोमवार को उसने बेचे गए बल्बों की संख्या 15 बल्ब बेचे, मंगलवार को 5, बुधवार को 10, बृहस्पतिवार को 25, शुक्रवार को 15, शनिवार को 10 और रविवार को 35। तो आगे जो लिखा हुआ है हमें यहाँ पर प्रश्न में कौन सा उचित पैमाना लेकर आप एक दंडलेख खींच सकते हैं। तो दंडलेख के लिए हमने क्या करना है प्यारे बच्चों, एक इकाई है जो यानी बल्लों की संख्या जो है, एक बल्लों को हमने 5 बल्लों को हमने 1 सेंटीमीटर के बराबर लिख लेना है। 5 बल्ब बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ये हमने पैमाना लेना है, 1 सेंटीमीटर लिखना है। यहाँ पर ये लिखा है मैंने एक इकाई या 1 सेंटीमीटर बराबर 5 बल्ब। तो इस तरह आपने इसको ड्रा कर लेना है 5, 10, 20, 15, 20, 5 के डिफरेंस पर, और यहाँ पर लिखना है बल्बों की संख्या। तो यहाँ मैंने अकेला संख्या लिखा है, अब बल्बों की संख्या लिख लेना। तो इस साइड में आपने दिन के लिए ये बराबर गैप पर 1-1 सेंटीमीटर या आधे सेंटीमीटर पर इस तरह निशान लगा लेने, ताकि ये जो आपके आयत बने ये सारे एक समान बने। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखा हुआ है सोमवार में 15 बल्ब बेचे। तो सोमवार में अपने 15 तक ड्रा कर लेना है दोनों ओर से। फिर मंगलवार में 5 के लिए बना लेना है, बुधवार के लिए 10 बल्ब के लिए बना लेना है, बृहस्पतिवार को 25 बल्ब के लिए और शुक्रवार को 15 के लिए। इस तरह आपने ये आयत चित्र ड्रा कर लेना है। शनिवार को 10 और रविवार को 35 के लिए ये आपने आयत चित्र बना लेना है। तो अगला जो क्वेश्चन है इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें लिखा हुआ है चित्र के दाईं और उचित पैमाना लेकर एक दंडलेख बनाएं। तो ये हमने दंडलेख बना दिया है इसका। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें यहाँ पर दिया हुआ है अरुण द्वारा अलग अलग विषयों से प्राप्त अंकों का दंडलेख नीचे दर्शाया गया है। तो अरुण ने जो अलग अलग विषयों जैसे हिंदी में उसने ये अगर हम देखें तो 80 के सामने था तो 80 अंक लिए हैं, और जो अंग्रेजी हैं उसमें 60 अंक हैं, गणित में 70, विज्ञान में 50 हैं और सामाजिक विज्ञान में 40 है। मैंने इनके सामने लाइन स्केल से ड्रा करके इस तरह से इनके सामने सभी के अंक लिख दिए हैं, जैसे ये 50 है। तो इसके बाद हमें जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ है इस दंडलेख को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हमें प्रश्न है इस दंडलेख का पैमाना क्या है। तो अगर हम देखें 0 के बाद 10 आ रहा है, 1 पर 2 पर 20 आ रहा है, 3 पर 30। तो एक इकाई जो है वो 10 अंक के बराबर है। दूसरा प्रश्न है यह दंडलेख किन 2 चरों के लिए बनाया गया है। तो प्यारे बच्चों यह दंडलेख अगर हम देखें तो इस साइड पे जो है अंक हैं और दूसरी साइड पे विषय हैं। तो इसका मतलब यह है विषय और अंकों के लिए बनाया गया है। तो आपने यहाँ लिख देना है यह अंक और विषयों के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न है अरुण ने हिंदी में गणित से कितने अंक अधिक प्राप्त किए। तो अगर आप इसको देखें तो उसके हिंदी में जो है 80 अंक हैं और गणित में जो है 70 अंक हैं। तो इन दोनों का हम डिफरेंस कर देंगे तो यह हमारा आ जाएगा उसने गणित से जितने अधिक अंक प्राप्त किए, तो 10 अंक अधिक प्राप्त किए उसने। इसी तरह उन्होंने विज्ञान विषय में गणित विषय से कितने अधिक कम अंक प्राप्त किए। तो विज्ञान के विषय में जो है उसके अंक हम देख लेते हैं, और गणित में आपने भी देखे हैं विज्ञान में उसके जो हैं 50 अंक हैं और गणित में 70 हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है उसका कम अंक आ जाएंगे। तो आपने 70 में से 50 को माइनस कर देना है तो 20 आ जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें लिखा हुआ है यहाँ हमें दिया हुआ है निम्न कथनों को सही गलत छांटिए और गलत कथनों को सुधार कर लिखिए। एक दंडलेख में पहला है एक दंडलेख में क्षैतिज अक्षों पर दंडों की बीच दूरी बढ़ती जाती है। तो यह गलत है। तो क्षैतिज पर दूरी समान रहती है, जो दंड ऐसे बनाते हैं उनके बीच की ये दूरी है जो समान रहती है। इसके बाद अगला है
सेकंड है एक दंडलेख में सभी दंडों की चौड़ाई समान होती है, ये सही है, सभी दंडों की दूरी समान रहती है। इसके बाद तीसरा है एक दंडलेख की चौड़ाई उसके आंकड़ों की बारंबारता को दर्शाती है, तो यह गलत है। दंडलेख की ऊंचाई है जो उसके आंकड़ों की बारंबारता को दर्शाती है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, चौड़ाई लिखा हुआ है। चौड़ाई की बजाय हमने क्या लिख देना है, ऊंचाई। जो ऊंचाई है यहाँ पर ई की मात्रा लगेगी, वह उसके आंकड़ों की बारंबारता को दर्शाती है। अगला जो 4 नंबर है, ऊर्ध्वाधर अक्ष का पैमाना अधिकतर ऊंचाई बारंबारता का गुणनखंड होता है, कि जो अधिकतर उच्चतम बारंबारता होती है वह पैमाने जो हम लेते हैं पैमाना उसका क्या है, गुणनखंड होता है। जैसे यहाँ पर मैंने पैमाना 1 इकाई 10 लिया है, तो जो 10, 20, 30 आएगा हमारा, ये जो है ये सारे जो हैं 10 है जो उनका गुणनखंड होगा, यानी 10 के टेबल में सभी आएंगे, यह सही है। इसके बाद अगला है जो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमें यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा 10 नंबर में, सन 2006 में एक कस्बे में सर्वे किया गया जिसमें लोगों से उनके कपड़ों का पसंदीदा रंग पूछा गया। उनका दंडलेख इस प्रकार है। इस दंडलेख के लिए एक चित्रालेख दाईं ओर बनाइए। तो ये जो हमें दंडलेख दिया है, हमने इसका ऐसा एक चित्रालेख बनाना है। तो इसमें यहाँ पर हम देखें अगर, तो नीचे हमें सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है काला, और इस तरफ लिखा हुआ है 700, ये 700 तक जाता है। तो हम काले के लिए 700 यहाँ संख्या लिख देंगे, संख्या 700, रंग ये जो है ये क्या है, रंगों की संख्या है और ये रंग है, तो रंग 700 हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा नीला है, यह हमारा 500 तक जाता है। इसके बाद जो अगला है नीले के बाद भूरा है, जो भूरा रंग ये वाला, ये 200 तक जाता है। फिर लाल रंग है, ये भी 200 तक है। फिर इसके बाद जो हरा रंग है ये वाला, ये 300 तक है। तो अब हमने इनके लिए चित्रालेख बनाना है, तो हमें यहाँ पर लिखा गया है आप 100 व्यक्तियों के लिए एक ये चिन्ह बनाए, यानी हमने 100 व्यक्तियों के लिए इस तरह का एक ये है चिन्ह बनाना है, ऐसे और ऐसे करके। द्वारा देख लीजिए, ऐसे गोल सर्कल लगा के एक लाइन, इस पर एक लाइन ऐसे और एक नीचे, इस तरह से लगानी है आपने। तो ये पहले 700 के लिए बनाना है, तो वही पहले वाली बात, अब 700 है हमारे पास, तो 700 को आपने 100 से डिवाइड कर देना है, तो 2 जीरो के साथ 2 जीरो कट जाएंगी, तो 7 आ जाएगा। 7 बना देनी है पहले में। दूसरे में 500 है, तो 500 को डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, तो 5 बना देने हैं। इस तरह अगर 200 लिखा होगा तो 200 को डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो के साथ 2 जीरो कट जाएंगे, 2 आ जाएगा। फिर लाल में भी 2 और हरे में 300 है, तो 300 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो 3 ये जो है चिन्ह आ जाएंगे। तो इस तरह आपने इसको पूरा करना है। इसके बाद अगला 11 नंबर, आप अपनी प्रश्न नंबर 11 है, आप अपनी कक्षा के एक सर्वे करिए जिसमें आप उनसे किसी भी विषय में उनकी पसंद के बारे में पूछे। तो यहाँ पर आप बच्चों की पसंद लिखी है, आपका मनपसंद हीरो या हीरोइन कौन सा है, आपका मनपसंद रंग कौन सा है, आपका मनपसंद विषय कौन सा है। तो मैंने यहाँ पर मनपसंद विषय लिया है। इन आंकड़ों की सारणी को व्यवस्थित कीजिए। तो मैंने विषय जो है सब्जेक्ट हैं जो कक्षा के, उनको विषय लिया है। तो यहाँ पर मैंने 50 बच्चे कक्षा में मान लिए हैं। आप 40, 50 जितने मर्जी मान सकते हैं, 30 मान सकते हैं। तो उनसे जब बारी बारी से पूछा गया, तो पहले हिंदी विषय को 15 बच्चों ने पसंद किया, विज्ञान को 10 ने, गणित को 15 ने और चित्रकला को 10 बच्चों ने पसंद किया। तो अब आगे जो हमें लिखा हुआ है, इन आंकड़ों के लिए एक दंडलेख बनाइए। तो सेकंड में यहाँ पर दंडलेख बनाना है। इसके लिए हम सबसे पहले इकाई लेंगे, यानी 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर के बराबर मैंने 5 विद्यार्थी लिख लिए। यहाँ पर 2 के बराबर 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दिए 15। तो पहले हिंदी विषय लिया, हिंदी विषय के जो है 15 बच्चे हमें दिए हुए हैं यहाँ पर।
तो 15 तक इस तरह आयत चित्र बना दिया है। अब दूसरा विज्ञान लिया तो विज्ञान का जो है 10 बच्चे हैं, तो यहाँ 10 तक हमने ये आयत चित्र बना देना है। फिर गणित के लिए 15 है तो 15 तक बना देना है। फिर अगला चित्रकला के लिए जो है ये 10 हैं बच्चे, तो 10 तक आयत चित्र बना दिया। तो यहाँ पर इकाई हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 5 विद्यार्थी लेने हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं उन्होंने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।